गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हो? मेरे ख्याल से अब काफ़ी अच्छे हो गए तुम लोग आफ्टर दी अनाउंसमेंट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। हाँ, क्या पोस्टपोन हुए तुम लोग के एग्जाम सीधे 29 ऑफ अगस्त? बढ़िया है। तो बच्चों देखो, आज का जो लेक्चर है हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। एक मिसलेनियस लेक्चर था, वो भी मैंने आपको इशू कर दिया है, वो भी आपको मिल चुका होगा, वो भी आपने पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ आपको शीट भी मिल गई होगी। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज, है ना, एक एक चैप्टर करके हम हमारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कुछ 20 30 या 40 50 एमसीक्यूज हम करेंगे, हम काफ़ी अच्छे नंबर्स में एमसीक्यूज करेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। समझो हमने सब सारा सिलेबस पढ़ लिया, हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। वैसे एक मज़ेदार बात बताऊँ, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अभी कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सब पढ़ा इसी में से कहीं कोई क्वेश्चन बाहर से भी आ गया तो क्या दिक्कत है, क्या क्या ही भरोसा। सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता नहीं है, बट स्टिल हमने हमारा जो भी मटेरियल था हमने उसको पूरा कर लिया था। ठीक है, जो भी कुछ एस्पेक्ट्स थे हमने कवर कर लिए थे। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। ठीक है, हमारा सिलेबस हो गया, हमने समझ लिया कैसे क्या पढ़ना है, सब समझ गया। नेक्स्ट क्या चीज है, अब हमको ध्यान देना है कि अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट कैसे करने हैं वहां पे। ठीक है, वो चीज हमको अब आना चाहिए बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काफी सारे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। आप लोग को फाइल मिल चुका है। ठीक है, अराउंड 300 प्लस क्वेश्चन है उसमें, है ना। हाँ, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, जो सभी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। पर एक बार ध्यान रखना, जो सिमिलर पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सिमिलर पैटर्न के जो क्वेश्चन लाइक सेम क्वेश्चन का बेसिस पे लाइक उसको उल्टा सीधा करके वापस वैसा ही कुछ पूछ रहा है, तो वो मैं भले स्किप कर दूंगा, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, जिन ऐसे क्वेश्चन जिनका नेचर सेम हो। ठीक है, ऐसा कुछ। और समझो मैंने बीच बीच में इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं जो हमारे सिलेबस के बाहर के हैं, मतलब वो शायद आपने वो पढ़ा नहीं हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव अक्वायर्ड, आपने जो पढ़ा है, आपने जो मेरे लेक्चर्स गो थ्रू करे हैं, उनको पढ़ने का जो नॉलेज आपको मिला, उसके बेसिस पे मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना रहता है हमको। हमने जो पढ़ा है वो डायरेक्टली हमको वहां नहीं मिल रहा, बट हमने जो पढ़ा ना उसको इनडायरेक्टली हमको यूटिलाइज, हम उसका इनडायरेक्टली यूज करके क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक कॉमन सेंस हमको थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बीच बीच में बहुत डाले ताकि तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि समझो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बाहर का हो, दूसरी दुनिया का हो, तो फिर उसे अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा ना, हमको आंसर तो देना ही है ना, और सही 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 आंसर देना है हमको, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना, हमको उसका सही आंसर देना है। तो वो चीज हम कैसे कर पाएंगे, उसको हम यहाँ सीखेंगे कि भैया अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है जो बिल्कुल ही बाहर का है, तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे लॉजिक लगाएं, तो वो हम यहाँ सीखेंगे। इसलिए मैंने बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले हैं ताकि कि बाद में कभी कोई कंटिजेंसी आपको फेस करने को मिले तो वहां पे आप उसको डील कर सको। ठीक है, तुम लोग ऐसे थोड़े घबरा नहीं जाओ, एकदम ऐसा कुछ नया नया सा नहीं लगना चाहिए तुमको। तुमको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा चीज हम क्या है, हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें ऐसा देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये सिलेबस का नहीं है, तो बेटा समझना वो सिलेबस का नहीं है, तो वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम हमारे एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम इसको यहाँ पे कवर कर सकें। ठीक है, और मैं आंसर्स तो बताता रहूंगा। ठीक है, तो आंसर शीट तुम खुद से बनाते चलो, फिर मैं बता रहा हूँ तुमको किसका क्या आंसर है, तो आंसर शीट तुम उसके हिसाब से बना लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ये हमारे क्वेश्चंस हैं और दिख रहे हैं ना आप लोग को। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ही मैं ऐसा डाला जो हमारे सिलेबस का नहीं था, बट क्या करिए, एक कॉमन सा चीज है, बहुत बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूछ लिया। दैट डैश इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट। अभी तुम कहोगे सर इसका डिमांड से क्या रिलेशन। बच्चों हम डिमांड किसी करते हैं, कमोडिटी की, क्यों करते हैं, ताकि हमको उससे क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके, तो है रिलेटेड डिमांड से। तो बच्चों बताओ, हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते तो क्यों करते, ताकि हमको उस प्रोडक्ट से क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं बच्चों, यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट।
यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, पढ़ा होगा ये तो कभी ना कभी। और जिसने नहीं पढ़ा था, कोई मान लो कोई साइंस बैकग्राउंड से आके फिर सीएस कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। हम कंजम्पशन करते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यूटिलिटी, दैट इज 1 का क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज those consumers are willing and able to purchase dash slash buy in a given market at various prices in a given period of time। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है फॉर द अबव स्टेटमेंट। लाइक डैश रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस, जो कि कंज्यूमर क्या है, विलिंग है क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए एट अ गिवन प्राइस। तो बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, सरप्लस या यूटिलिटी। ऑब्वियस सी बात है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड। तो इसका आंसर क्या है, डिमांड, दैट इज बी। क्योंकि आपको याद होगा मैंने डिमांड का डेफिनेशन बताया था, दैट डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ मार्केट या इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पूरा के पूरा वही है, तो ये क्या है, डिमांड है। नाउ थर्ड वन, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट, कौन विलिंग होता है खरीदने के लिए, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी आता, तो इसका आंसर क्या, कंज्यूमर, सी। फोर्थ, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट या डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट। पहला, डिजायर टू बाय द कमोडिटी, नीड फॉर द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, या क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ प्राइस, ठीक है, एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बताओ डिमांड क्या है इनमें से। तो हम जानते हैं डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। तो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्वांटिटी की बात कर रहा है, प्राइस दोनों ही जो एस्पेक्ट उनको रिजेंबल कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। बिकॉज डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका आंसर क्या है, डी। नाउ फिफ्थ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स। डिमांड किस पे डिपेंड करता है इन सब में से, ठीक है। पहला चीज डिजायर, दूसरा मीन्स टू परचेज यानी एबिलिटी टू परचेज या विलिंग सफिशिएंट, मतलब इसको हम बोलेंगे परचेजिंग पावर बोलेंगे, एंड सी विलिंगनेस टू स्पेंड या विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स। बताओ डिमांड किस पे डिपेंड करता है। याद करो पहला लेक्चर मैंने बताया था, डिमांड जो है तीन चीजों से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट होता है, तीन एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के। पहला विलिंगनेस टू परचेज, सॉरी विलिंगनेस नहीं, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, दूसरा बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, एंड तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीनों चीजें होंगी तो ये तीनों भी चीजें मिलकर क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती है डिमांड को। तो बताओ यहाँ पे डिमांड किस पे डिपेंड करेगा, तो डिमांड करेगा तीनों पे, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि डिजायर भी है, सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है, तीसरा एबिलिटी यानी विलिंगनेस टू परचेज भी है, तो बस ऑल ऑफ दी अबव, डी इसका आंसर है। नाउ फिफ्थ, फॉर वांट टू बिकम एन इफेक्टिव डिमांड इट मस्ट बी बैक्ड बाय। बताओ अगर वांट को डिमांड बनना है तो इट मस्ट बी बैक्ड बाय, किससे बैक्ड होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय, नेसेसिटी टू बाय, डिजायर टू बाय, या यूटिलिटी ऑफ द बाय, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वांट को डिमांड बनना है तो इनमें से किस चीज का होना जरूरी है, डिजायर का, डिजायर तो है तभी तो वांट है, वो डिजायर तो है, यूटिलिटी का, नेसेसिटी का, या एबिलिटी का। तो हमारा आंसर रहेगा क्या होता है, दैट डिजायर टू बाय कमोडिटी, और दूसरा क्या होता है, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आपके पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टू बाय द प्रोडक्ट। अगर आपके पास एबिलिटी है तो ही आपकी वांट किस में कन्वर्ट हो पाएगी, डिमांड में। तो इसका आंसर क्या होगा, एबिलिटी टू बाय, यानी 6 का ए, ठीक है। बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यही था ना, तो यही तो पूछा क्वेश्चन में, इट मस्ट बी बैक्ड बाय, तो इट मस्ट बी बैक्ड बाय द एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी टू बाय का मतलब बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, ठीक है। Now, which of the following is an important aspect in demand? इनमें से कौन सा एक जरूरी एस्पेक्ट है डिमांड के लिए, एबिलिटी, विलिंगनेस, या अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो बच्चों देखो डिमांड के लिए ना एबिलिटी भी यानी परचेजिंग पावर तो होना जरूरी है, साथ साथ विलिंगनेस भी होना चाहिए, और वो कमोडिटी अवेलेबल भी होनी चाहिए, यानी कि तीनों की तीनों ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, डी, 7th का डी। देन 8th वाले की हम बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड
द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द कंज्यूमर, मेरे पास पैसा है तो इन ऑर्डर टू परचेज द कमोडिटी इज कॉल्ड, अगर कंज्यूमर के पास पैसा है कोई कमोडिटी खरीदने के लिए, तो बताओ ये क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है? इफ आई हैव दी पैसा टू परचेज अ कमोडिटी, तो वो पैसा मेरी क्या है? वो पैसा मेरी है परचेजिंग पावर। अगर मेरे पास पैसा है कुछ चीज खरीदने के लिए, तो उसको मैं क्या कहूंगा? मेरी परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे क्या आएगा? कंज्यूमर सरप्लस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या परचेजिंग पावर। तो अगर कंज्यूमर के पास पैसा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू परचेज अ कमोडिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी परचेजिंग पावर बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 8th का बी। नाउ नेक्स्ट 9th, परचेजिंग पावर रेफर्स टू, तो इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द कंज्यूमर टू परचेज द कमोडिटी, ठीक है, यानी ए। 10th, परचेजिंग पावर, अभी देखो सब सेम नेचर के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कहा था सेम नेचर के क्वेश्चन है तो आप आंसर करोगे, तो मैं फटाफट से वैसे ही बता देता हूं। परचेजिंग पावर रेफर्स टू व्हाट? एबिलिटी टू बाय दी प्रोडक्ट, ठीक है। फटफट करके हम करेंगे, फटफट करेंगे हम ये। नाउ 11th, परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल व्हेन, बताओ परचेजिंग पावर कब गिरती है कंज्यूमर की? हमारी परचेजिंग पावर कब डिक्रीज होती है? ऑप्शंस, जब प्राइस बढ़ता है, या जब प्राइस गिरता है, या जब इनकम बढ़ती है, या जब मनी सप्लाई गिरती है। देखो मनी सप्लाई का गिरने से, मनी सप्लाई का जो है कोई रिलेशन नहीं है परचेजिंग पावर से, तो डी ऑप्शन हटा दो। अच्छा, इनकम लेवल बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी? मेरे पास इनकम बढ़ गई, और तो इनकम बढ़ गई तो मैं ज्यादा खरीद सकता हूं, तो उससे मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं है। नाउ बी, प्राइस लेवल डिक्रीजेस, अरे प्राइस लेवल कम हो गया ना, तो मैं तो क्या कर सकता हूँ? पहले से ज्यादा कमोडिटी खरीद सकता हूँ अब, यानी वहां पे मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? इंक्रीज। तो यानी बी भी नहीं है इसका ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, तो हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज कब होती है? व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एक कमोडिटी का प्राइस था 50 रुपए, तो मैं उसकी 2 यूनिट्स खरीद पा रहा था, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए थे। अभी भी मेरे पास 100 रुपए हैं, पर उसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 100 हो गया। तो बताओ कितनी खरीद पाऊंगा? एक ही खरीद पाऊंगा। तो प्राइस बढ़ने से मेरी परचेजिंग पावर डिक्रीज हुई नहीं हुई? हुई सर। तो इसका आंसर क्या है? ए। देन unless demand is backed by purchasing power or ability to pay, it does not constitute demand, बिल्कुल। तो this statement is true, a इसका आंसर। 13, in the context of effective demand, willingness to spend, willingness to spend जो होता है ना, तीसरा चीज, पहला होता है डिजायर, दूसरा होता है बैक विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, तीसरा होता है विलिंगनेस टू स्पेंड। तो विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब क्या है? कि अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द कंज्यूमर, नहीं, अवेलेबिलिटी तो हमने सफिशिएंट परचेजिंग पावर मांगा था। रेडीनेस टू यूज अवेलेबल मनी फॉर परचेजिंग अ कमोडिटी, यस। विलिंगनेस का मतलब होता है कि रेडीनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ कमोडिटी। तो इसका आंसर क्या है? बी, 13 का बी। नाउ 14 क्वेश्चन, फॉर डिमांड टू बी इफेक्टिव द कमोडिटी शुड बी अवेलेबल at a certain place at a certain time at a certain place और all of the above। बताओ क्या डिमांड को होने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए क्या चीज का जरूरी होना है? एट अ सर्टेन प्राइस पे, या एट अ सर्टेन प्लेस, या एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा तीनों ही चीजों का होना जरूरी है, कोई प्लेस होनी चाहिए, कोई टाइम होना चाहिए, और कोई प्राइस होना चाहिए जिसपे वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो डिमांड को इफेक्टिव करने के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, डी, 14 का डी। नेक्स्ट, एक मिनट रुकना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक करेक्शन कर लो बच्चों छोटा सा, 14th में आएगा ओनली एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस, क्योंकि जब हम डिमांड की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डिमांड का डेफिनेशन ऐसा निकल के आता है, दैट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing to buy at a given price during a given period of time। तो वहाँ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड आता है, ड्यूरिंग, नॉट एट अ सर्टेन, समझ रहे हो? वहाँ ड्यूरिंग एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, क्योंकि डिमांड का डेफिनेशन बोलता है डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा? एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ सर्टेन प्राइस, ए, 14 का ए, ठीक है। नाउ 15, डिमांड अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, बताओ डिमांड किसके रिस्पेक्ट में अराइज होता है? सोशली डिजायरेबल गुड्स यानी कि फूड और क्लोथिंग, या हार्मफुल गुड्स, लिकर एंड सिगरेट। अब देखो बच्चों, डिमांड जो है ना,
डिमांड किसी भी तरह के गुड्स के लिए अराइज हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सोशली डिजायरेबल हो। अगर कोई चीज हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो भी उसके लिए डिमांड तो हो सकता है ना। लिकर, अभी याद है लिकर को, अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो लिकर की सेल पे गवर्नमेंट ने कहा था ठीक है करने दो, ऑल्दो इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, बट डिमांड था। तो डिमांड ये नहीं देखता है कि वेदर इट इज हार्मफुल और बेनिफिशियल, वेदर सोशली डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिमांड तो देखता है कि बस हाँ कोई कमोडिटी है जिसमें यूटिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका 15 का आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ, यानी कि सी। नाउ 16, डिमांड अराइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स या बोथ। अब देखो डिमांड जो है ना वो कंज्यूमर गुड्स के लिए भी हो सकता है तो कैपिटल गुड्स के लिए भी हो सकता है। एक प्रोड्यूसर है, उसको क्या चाहिए, कैपिटल गुड्स, तो वो कैपिटल गुड्स की डिमांड करेगा। कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर गुड्स, तो किसकी डिमांड करेगा, कंज्यूमर गुड्स। तो बेटा डिमांड तो दोनों ही तरह के गुड्स का हो सकता है, यानी बोथ ए एंड बी। डिमांड अराइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स, तो दोनों ही तरह के गुड्स का डिमांड अराइज हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी। 18th, डिमांड अराइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स एंड कमोडिटीज या इंटेंजिबल, तो बेटा डिमांड तो दोनों के लिए हो सकता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल के लिए भी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी। देन 19th, डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन अराइजेस इन फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन का मतलब समझते हो, डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताओ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कौन करता है, ऑप्शन, हाउस होल्ड सेक्टर ओनली, गवर्नमेंट सेक्टर ओनली, या बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर, या कोई भी नहीं। बताओ सर, हाउस होल्ड सेक्टर तो करता है फाइनल गुड्स की डिमांड, क्योंकि सी हमने पढ़ा है नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हाउस होल्ड सेक्टर तो करता है सर। तो बेटा सर इसका आंसर हाउस होल्ड सेक्टर कर दें, नहीं। क्या गवर्नमेंट करता है क्या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन, सर गवर्नमेंट करता है क्या, जाओ एक्सपेंडिचर मेथड में, जी का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट सेक्टर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट भी करती खर्चा, याद है, हाँ। तो दोनों आएंगे इसमें, बोथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी। नाउ 20th, डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर कभी इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कर ही नहीं सकता, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने कोई भी गुड्स खरीद लिया तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कौन करता है, केवल और केवल प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, उन इंटरमीडिएट गुड्स को फर्दर प्रोसेस करता है इनटू फाइनल गुड्स। तो प्रोड्यूसर इज द ओनली वन हु डिमांड फॉर द इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर, यानी कि आपका ऑल प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि डी, 20 का डी। नाउ नेक्स्ट 21, डिमांड फॉर रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड या है ना, या रिसोर्सेज की डिमांड किस तरह की डिमांड है, वेदर इट इज अ डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, इररिलेवेंट इन इकोनॉमिक्स, या डिमांड ही नहीं है। बट डिमांड तो है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है तो हाँ वो डिमांड तो है, यानी डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इररिलेवेंट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए रेलिवेंट भी नहीं है क्या, अरे सर रेलिवेंट है ना, तभी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं, तो रेलिवेंट भी है। तो इसका आंसर या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट डिमांड या डिराइव डिमांड। अब देखो डायरेक्ट डिमांड नहीं है बेटा, डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट डिमांड, ठीक है। और डिराइव्ड डिमांड का मतलब पता है क्या होता है, कि इनकी डिमांड इसलिए एग्जिस्ट कर रही क्योंकि सामने कोई चीज है, या इनकी डिमांड डिपेंड कर रही किसी और इवेंट पे। तो देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कब होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझते हो ना, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह वगैरह। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन ही नहीं है तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो लेबर की डिमांड क्या हो गई, डिपेंड किस पे, प्रोडक्शन पे। तो वी कैन से डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द डिराइव्ड डिमांड बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। तो 21 का क्या होगा बच्चों, 21 का होगा बी, यानी कि डिराइव्ड डिमांड। ओके ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट, अच्छा तुम में से कभी भी किसी को किसी क्वेश्चन में लेके डाउट हो ना किसी को, तो मुझसे डिस्कस कर लेना, मुझसे कंसल्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी को लगता है कि यार ये आंसर इसका ये नहीं होना चाहिए था सर, इसका आंसर दूसरा होना चाहिए था, तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी, ठीक है। नाउ 22nd करना है। द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बताओ किस तरह की डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड है, सिंपल बी,
इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिमांड, मार्केट डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड या ऑल ऑफ द अबव। देखो एक इंडिविजुअल यानी कंज्यूमर, कंज्यूमर कहां से आता है? हाउस होल्ड सेक्टर से, तो इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड डिमांड, एनएनसी। 24 की बात करते हैं, हाउस होल्ड डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, रिलेटेड ही ऊपर से यानी बी। 25 इंडिविजुअल डिमांड शोज द क्वांटिटीज ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइजेस बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर या द एंटायर मार्केट या बोथ या नन। तो बेटा एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड की बात चल रही है, तो इंडिविजुअल डिमांड कौन करेगा? इंडिविजुअल कंज्यूमर करेगा, यानी कि अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। इसका आंसर क्या हो गया? ए, 25 का ए। ठीक है, कोई दिक्कत? सही चल रहा है, मजा आ रहा है ना? अब तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। 26 इंडस्ट्री डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड, इंडस्ट्री यानी, अरे इंडस्ट्री में क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स, कुछ फर्म्स होती हैं। इंडस्ट्री क्या होता है? क्लस्टर ऑफ फर्म्स। तो फर्म्स यानी बहुत सारी फर्म्स, यानी वो सब मिलकर क्या करेंगी? मार्केट फॉर्म करेंगी। तो इंडस्ट्री डिमांड को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडस्ट्री डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट डिमांड, सिंपल, बी। नाउ 27 मार्केट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड, सिमिलर क्वेश्चन, सी, 27 का सी। ठीक है, now 28 market demand shows the quantities of demand for a commodity at various prices by market demand। तो बेटा entire market, डाउट ही नहीं है। 28 का बी। 29 market demand is the sum total of all quantities that producers can produce या all quantities actually sold in the market या all quantities demanded by individual household and consumers। बताओ क्या क्या आएगा? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। ठीक है, तो ऑल क्वांटिटीज डिमांडेड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर, तो सी इसका आंसर है। ठीक है, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, तो इधर प्रोड्यूसर वाला मत कर देना या सोल्ड पे मत चले आना, सोल्ड वगैरह सप्लाई में जाएगा। ठीक है ना, तो 29 का सी। नाउ 30 डैश इज द सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, तो मार्केट डिमांड, फाइन। चलो आगे बढ़ो। नाउ 31 इफ ए इक्वल्स टू हाउस होल्ड डिमांड एंड बी इक्वल्स टू मार्केट डिमांड, ए क्या है? हाउस होल्ड डिमांड है यानी इंडिविजुअल डिमांड है, बी क्या है? मार्केट डिमांड है। तो बताओ कौन बड़ा होगा दोनों में से? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट डिमांड विल बी ग्रेटर देन दी इंडिविजुअल डिमांड, यानी बी इज ग्रेटर देन ए। तो बी इज ग्रेटर देन ए कहां पे दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। 32 इफ हाउस होल्ड डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर इक्वल, तो बताओ उसका मतलब क्या हुआ? किसी मार्केट में ऐसा है कि मार्केट डिमांड जो है वो हाउस होल्ड डिमांड की इक्वल है, हाउस होल्ड डिमांड मतलब इंडिविजुअल डिमांड की इक्वल। अभी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड इक्वल, इसका मतलब पता है क्या? कि उस मार्केट में एक ही कंज्यूमर है। इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड के इक्वल है, ऐसा कब होगा? जब उस तरह के मार्केट में एक ही कंज्यूमर प्रेजेंट हो। तो बताओ, यानी ऐसा इसका आंसर है देयर इज ओनली वन कंज्यूमर, यानी कि इसका आंसर है बी। क्लियर है बात? 33 द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एट वेरियस प्राइजेस इज ऑल्सो नोन एज, अगर टोटल डिमांड की बात करें किसी प्रोडक्ट को लेकर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, तो इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? इंडस्ट्रियल डिमांड, मार्केट डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड या फर्म डिमांड? तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, किसकी बात कर रहा है? इंडिविजुअल फर्म। और फर्म क्या होती है? एक प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है। फर्म क्या होती है? एक प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो बताइए एक इंडिविजुअल फर्म के टोटल जो डिमांड है, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी टोटल डिमांड, इट विल रिफ्लेक्ट व्हाट? इंडस्ट्री डिमांड को रिफ्लेक्ट करेगा, मार्केट डिमांड को रिफ्लेक्ट करेगा, हाउस होल्ड डिमांड को या फर्म डिमांड को? बताइए, ये तो आप सोचिए थोड़ा। कंज्यूमर डिमांड करता है तो क्या होता है? हाउस होल्ड डिमांड, इंडिविजुअल के केस में, है ना? यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ बोल रहा है बेटा टोटल डिमांड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टोटल डिमांड की बात कर रहा है। तो बताओ टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल किसकी इक्वल होगा?
क्या ये मार्केट डिमांड के इक्वल हुआ क्या? नहीं, मार्केट डिमांड के इक्वल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में सर हम एक ही फर्म को नहीं लेते, हम मल्टीपल फर्म्स को लेते हैं। मल्टीपल फर्म्स के जितना भी आउटपुट है उन सबका सम। ठीक है, तो सर हाउस होल्ड भी नहीं होगा, वहाँ तो कंज्यूमर की डिमांड होती है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इंडिविजुअल फर्म की बात हुई तो इसका आंसर क्या होगा? फर्म डिमांड। क्लियर है बात? इसका आंसर क्या होगा? 33 का डी, फर्म डिमांड। क्लियर है? फर्म डिमांड मतलब डिमांड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ अ इंडिविजुअल फर्म। ठीक है। 34, इफ मार्केट डिमांड एंड फर्म डिमांड आर इक्वल, कोई ऐसा मार्केट यहाँ पे मार्केट डिमांड और फर्म की डिमांड इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि उस पूरी मार्केट में एक ही फर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर। फाइन। 34 का ए। नाउ इफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड एंड फर्म डिमांड सभी के सभी इक्वल है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब पूरे मार्केट की डिमांड, फर्म डिमांड मतलब प्रोड्यूसर की डिमांड। तो कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की डिमांड और मार्केट की डिमांड तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है? कंज्यूमर ही प्रोड्यूसर है और उस पूरे मार्केट में एक ही कंज्यूमर और एक ही प्रोड्यूसर है। समझ रहे हो? क्योंकि फर्म की डिमांड और इंडिविजुअल की डिमांड सेम है, इसका मतलब कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की डिमांड इक्वल है, मतलब कंज्यूमर ही प्रोड्यूसर है इधर। तो लेट्स सी, देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, देयर इज ओनली वन कंज्यूमर। तो बेटा इधर एक प्रोड्यूसर भी है और एक कंज्यूमर भी, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, यस। नाउ अ रिलेटिव प्राइस इज व्हाट? अ रिलेटिव प्राइस इज व्हाट? प्राइस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाट यू गेट पेड फॉर बेबी सिटिंग योर कजन। नहीं, द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर और इक्वल टू अ मनी प्राइस। तो रिलेटिव प्राइस यानी प्राइस ऑफ अ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो प्राइस ऑफ अ रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, एक कमोडिटी का प्राइस इन रिलेशन टू अनदर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, 36 का सी। नाउ 37, यस। Which of the following influence most the price level in the very short run period? बताइए, वेरी शॉर्ट रन में इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्राइस को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर सकता है? बताइए। वेरी शॉर्ट रन समझते हो ना, टाइम पीरियड बहुत छोटा है। तो वेरी शॉर्ट रन में से इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है विच कैन अफेक्ट द प्राइस लेवल ऑफ अ कमोडिटी? डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट या प्रोडक्शन? देखो प्रोडक्शन होने में लगता टाइम, कॉस्ट तब निकलेगी जब प्रोडक्शन होगा, तो ये दो ऑप्शन तो है नहीं। सप्लाई, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी, सप्लाई भी डिपेंड करती है, सप्लाई भी बहुत लंबा टाइम लेती है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर की डिमांड बेटा कभी भी बदल सकती है, कंज्यूमर की डिमांड कभी भी बदल सकती है। हमारी डिमांड, हम अरे यार 1 मिनट लगती है डिमांड चेंज होने में, चेंज इन फैशन, चेंज इन स्टाइल, कुछ भी हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो गया, मौसम बदला, कुछ भी हो गया, तो डिमांड को चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो डिमांड जो है एक ऐसा फैक्टर है विच कैन वेरिड इन शॉर्ट रन, और डिमांड ही है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है किसको? प्राइस को। डिमांड बढ़ती तो प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस भी क्या होता है? फिर कम हो जाता है ना? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? डिमांड। 37 का ए। क्लियर है बात? बोलो नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? बताइए इनमें से कौन सा जो एक है जो डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है? हमने पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो बताइए कौन सा एक है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में प्राइस था, हाँ था। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो भी था। लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, वो भी था। तो सर इसका आंसर नन ऑफ दीज, 38 का डी। क्लियर है? बोलो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्लियर है? हाँ। ना 39, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, इनमें से बताइए कौन सा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड नहीं है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो तो। क्वांटिटी सप्लाइड, अरे ये कहां से आ गया? क्वांटिटी सप्लाइड कोई रिलेशन ही नहीं है डिमांड से। यहाँ पे आंसर बी है हमारा। फाइन, बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। और पता है बच्चों, आपको इतना तो पढ़ लेना चाहिए, आपका पढ़ाई का प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ते के आंसर पता आ जाए। आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाने चाहिए।
और फिर देख लो कि वो आंसर ऑप्शन में है क्या। अगर वो आंसर ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, अगर आंसर ऑप्शन में नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर तुमको ऐसा लग रहा है वो ए बी सी डी जय माता दी ऐसा करके कुछ क्या पता वो करना पड़ता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस या इकोनॉमीज? तो सर इंडिविजुअल को डिमांड करने वाले 5-6 फैक्टर पढ़े थे हमने तो। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर दिख रहा है। तो बताओ वो फैक्टर हुआ ना इंडिविजुअल को डिमांड को अफेक्ट करने वाला? हाँ सर हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सी। 40 का सी। नेक्स्ट 41, when a consumer prefers a commodity due to prestige attached to it, it is known as what? Substitution effect, income effect, demonstration effect या all of the above? जब कंज्यूमर किसी कमोडिटी को प्रेफर कर रहा है, क्यों? क्योंकि उससे उसमें क्या जुड़ी हुई है? उसमें उसकी प्रेस्टीज जुड़ी हुई है। समझ रहे? यानी कि वो कमोडिटी उसके सोशल स्टेटस को प्रेजेंट करेगी, शो करेगी, दूसरों को लुभाएगी कि हाँ ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगेन ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो और खुद का थोड़ा सेंस लगा के, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर दे सकते हो। इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत पड़ जाए। समझ रहे हो? बागी मत बन जाना, बोले सर ये तो था ही नहीं, सर ऐसा थोड़ा होता, ये थोड़ा होता, वो ना थोड़ा होता। अरे समझो, प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस है तभी तो लेक्चर लेके आऊं, तभी तो समझा रहा हूं। समझ रहे हो? अभी एक बार पढ़ने में 2 बार, अभी तुम सिर्फ वो लेक्चर्स करने में और वो करने में हर कोई इतना समझदार थोड़ा बन जाता है। क्लासेस तो हर कोई लेता है, ठीक है ना, बट हर कोई अच्छा स्कोर नहीं करता है। अच्छा स्कोर वो करता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा देखो। नेक्स्ट, व्हेन अ कंज्यूमर प्रेफर्स अ कमोडिटी ड्यू टू प्रेस्टीज अटैच्ड टू इट, तो इसका आंसर क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेशन फैक्टर, यानी 41 का बी। ठीक है, दिखावा करना, डेमोन्स्ट्रेशन। 42, व्हेन अ कंज्यूमर वांट्स अ प्रोडक्ट बाय सीइंग अनदर पर्सन यूजिंग इट, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसको देख के मैं आकर्षित हो रहा हूं, ठीक है, क्या तुमको देख के मेरा ही मन करेगा कि यार मैं ये खरीदूं? तो दिस इज व्हाट? ये वही है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन फैक्ट। ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रेस्टीज जुड़ी है और तुमने पहना इसलिए कि ताकि तुम इसको दिखा सको, सोशल स्टेटस की तरह दिखा सको कि यार ये मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है, और इसको देख के सामने वाले को भी ऐसा हो रहा है, वाह काश ये चीज मेरे पास भी होती। तो दिस इज व्हाट? डेमोन्स्ट्रेशन फैक्ट। तो भैया ऐसा कोई चीज, ठीक है, ऐसा कुछ जिसमें एक कंज्यूमर को इच्छा हो जाए खरीदने की, कब? दूसरे को देखा देख, तो दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, 42 का इसका भी आंसर क्या? डेमोन्स्ट्रेशन, यानी 42 का सी। 43, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज जनरली फाउंड इन, तो इट इज जनरली फाउंड इन लग्जरियस गुड्स। ठीक है, इट इज जनरली फाउंड इन लग्जरियस गुड, लग्जरी एंड कॉस्टली लग्जरियस गुड। ठीक है, क्योंकि लग्जरियस गुड्स से आपका सोशल स्टेटस प्रेजेंट होने वाला है। देन 44, goods covered by demonstration effect can be best described as absolute luxuries। लग्जरीज के अलावा कुछ भी नहीं, ना नेसेसिटीज ना कुछ। तो इसका आंसर भी क्या है? 44 का भी सी। 45, अभी समझे ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन 2-3 एक साथ इसलिए देते हैं ताकि तुमको पता चले कि इस तरह से, मतलब ये टॉपिक में यही है, सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर जाएगा कि इसके अलावा फिर इसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। तो आपका प्रैक्टिस हो गया पूरा इस मामले में कि हाँ ऐसा क्वेश्चन कुछ दिखता है तो उसका आंसर यही होगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात है तो उसका आंसर लग्जरियस गुड्स से रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये हो गया। समझ रहे हो ना चीजें? समझ रहे तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो समझा देंगे वापस, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, गुड्स कवर्ड बाय, ये तो हो गया 44 तो हो गया। फिर 44 का सी था, ठीक है ना। 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बी हाई, इनमें से किसके केस में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हाई होने वाला है? वाटर के केस में। वाटर तो नेसेसिटी है, नेसेसिटी के केस में तो डेमोन्स्ट्रेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए वाटर इसका आंसर ही नहीं है। राइस,
राइस भी नेसेसिटी, फूड ग्रेन है ना, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी मतलब, तो इसके केस में भी क्या नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो होगा ही नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी तो कैपिटल गुड्स से इसका क्या रिलेशन, सेल फोन, सेल फोन ये एक ऐसी चीज है जो हम दिखाते हैं, आईफोन, वन प्लस, महंगा महंगा चीज, क्यों खरीदते हो सेल फोन, अरे एक 10,000 एक 8,000 का फोन भी खरीदो, वो भी फोन करने का काम आएगा और नेट यूज करने का काम आएगा। एक 50,000 का भी फोन खरीदोगे तो वो भी सेम फोन करने के काम में आएगा, बट हमको तो 50,000 1 लाख वाला फोन खरीदना है, क्यों, दिखाने के लिए, उससे हमारी प्रेस्टीज जुड़ी है, समझ रहे हो, प्रेस्टीज जुड़ी है मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, सेल फोन, ठीक है, सेल फोन के केस में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, हाई होगा, 45 का सी। 46 डैश आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, ऐसे कौन सी चीजें जो साथ साथ कंज्यूम की जाती हैं, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे चाय, बिस्किट, कार, पेट्रोल, पेपर, पेंसिल, मोबाइल फोन और सिम, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स जिनको साथ साथ कंज्यूम किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 46 का सी। 47 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, यानी कि बी। 48 the demand for two wheelers is likely to decrease with an increase in petrol prices, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो टू व्हीलर का डिमांड गिर गया, तो पेट्रोल और टू व्हीलर बताओ कौन से गुड्स हुए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए, है ना, पढ़ा है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमने, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड घटेगा, इनवर्स रिलेशन, तो यहाँ भी इनवर्स रिलेशन था तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ गया, है ना, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। तो फिलहाल को 48 का आंसर क्या है, सी। 49 विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर पेन, बताओ पेन के लिए इसमें से क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड नहीं है, यार ये तो तुमको आता ही होगा, रिफिल तो है, पेपर भी है, नोटबुक भी है, वीट का कोई रिलेशन नहीं पेन से, तो वीट, डी इसका आंसर है। 50th इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स, ब्लू जीन्स का प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से टेनिस शूज का डिमांड बढ़ गया, एक का प्राइस बढ़ा दूसरे का डिमांड बढ़ा, बताओ कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स सर, डायरेक्ट रिलेशन, बात ही खत्म, डी इसका आंसर। नाउ 51 की बात करते हैं। डिमांड शेड्यूल शोज द रिलेशन बिटवीन, डिमांड शेड्यूल इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइजेस, तो वो क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन शो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वांटिटी एंड प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड शेड्यूल है ना, सप्लाई मत कर देना, तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, 51 का बी, क्लियर है। नाउ 52 साइड में दे दिया, इन अ टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड क्या करता है, वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस, प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, इनवर्स रिलेशन चलता है ना, बात खत्म, 52 का सी। 53 डैश इंडिकेट्स द चेंजेस इन कंज्यूमर्स परचेजिंग हैबिट्स डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बताइए इसमें से क्या बताता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है एट डिफरेंट प्राइसेस, यूटिलिटी कर्व, डिमांड शेड्यूल, पीपीसी या परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीसी क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनाता है दो अभी किसी ने अगर 12th में कोई साइंस है तो बेटा तुमको पीपीसी नहीं पता, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, अभी यहाँ पे है भी नहीं पीपीसी, डोंट वरी, जनरली बताओ आप तो, डिमांड शेड्यूल क्या करता है, डिमांड शेड्यूल क्या करता है, डिमांड शेड्यूल बताता है कि क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस, तो वही तो बात कर रहा है, प्राइस वेरिएशन, परचेजिंग हैबिट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, डिमांड शेड्यूल, 53 का बी। 54 a demand curve shows the demand curve, it is the graphical presentation of demand schedule showing different quantities at different prices, तो quantity demanded of a product at various level of income, नहीं 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 नहीं, इसका आंसर होगा बी, quantity demanded of a product at various level of prices, 54 का भी बी। 55 a demand curve deals with only one product, एक ही प्रोडक्ट का होता है ना, px and qx, x एक्सिस और y एक्सिस में क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो एक ही गुड्स को लेकर डील करता है, तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड कर्व डील्स विद ओनली वन प्रोडक्ट एट अ
टाइम, इसका आंसर है ए। 56 while drawing the demand curve the change takes place in which of the following factors। जब डिमांड कर्व बना रहे हो तो बताओ इनमें से किस में चेंज आ रहा होता है? सप्लाई में, क्वालिटी में, प्राइस में। 56 का सी। 57 जनरली द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए इसका आंसर है इधर। फिफ्टी एट था ना? हाँ। डिमांड कर्व इन मोस्ट केसेस स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। ये भी सेम ही है 58 का सी। डिमांड कर्व इन मोस्ट केसेस हैज अ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन दोनों के बीच में, तो नेगेटिव स्लोप है। ठीक है। 59 का बी नेगेटिव स्लोप। स्लोप मतलब जो दो चीजों का आप डिमांड का बना रहे हो ना, तो उसका एक तरीके से स्लोप बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है ना, सॉरी एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव है ना रिलेशन, तो नेगेटिव स्लोप। यानी कि वो कर्व एक तरीके से क्या रिलेशन शो करता है? तो नेगेटिव रिलेशन शो करता है। और डिमांड कर्व क्या होता है? स्ट्रेट लाइन या कर्व? देखो डिमांड कर्व जो बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है तो कर्व भी बन सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप प्राइस और क्वांटिटी को रिलेट कर रहे हो। अगर प्राइस और क्वांटिटी सेम प्रपोर्शन में डिक्रीज और इंक्रीज हो रहे हैं तो वहां पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और अगर उन दोनों के इंक्रीज और डिक्रीज होने का प्रपोर्शन चेंज हो रहा है तो वहां पे कर्व बनेगा। तो डिमांड कर्व बच्चों कर्व भी बन सकता है और स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सी 60 का। नाउ तो देखिए नेक्स्ट 61 आई बिलीव, हाँ। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम, यानी रिमेन टू कांस्टेंट while drawing an individual डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व बनाते हैं ना, डिमांड कर्व बनाते तो लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड बताओ हम इनमें से किसको कांस्टेंट मान के चलते हैं? बताओ कौन सा? इनकम को, प्राइस को, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को, या प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल? बताओ किसको हम इसमें से कांस्टेंट मानते हैं? ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम while drawing an individual demand curve for a product, which one is it? उसकी मॉनेटरी इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, या प्राइस? प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर को भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, इनकम को भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ये क्या हुआ? इसमें तो सभी के सब कांस्टेंट है। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में दिक्कत है बच्चों यहाँ पे, तो एक काम कीजिए, इसमें आप चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। इसमें ऐसा लिखा है ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम, तो इसमें ऐसा कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो जो कांस्टेंट नहीं रहता है। समझ रहे हो? जो कांस्टेंट नहीं रहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट रिमेन द सेम व्हाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो उसका आंसर क्या होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि प्राइस तो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 61 का सी। 62 if regardless of changes in its price the quantity demanded of a product is unchanged then demand curve for that product will be, बताओ। ठीक है, if regardless of the change in price, यानी प्राइस तो चेंज हो रहा है, प्राइस तो चेंज हो रहा है, बट डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो बताओ डिमांड कर्व कैसा बनेगा? इलास्टिसिटी में से क्वेश्चन, प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स द सेम। इसका मैं तुमको देखो कर्व बना के बताता हूं। इधर प्राइस होता, इधर क्वांटिटी होता, प्राइस चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी सेम है, बताओ वर्टिकल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्टिकल, यानी बी, 62 का बी। ठीक है। नाउ 63 इफ एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल बनेगा, बात ही खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन। चलो 63 का ए, ओके है ना? ये डिमांड कर बताता हूं आपको, प्राइस सेम, क्वांटिटी अलग अलग, तो हॉरिजॉन्टल, यहाँ क्वांटिटी यहाँ प्राइस। नाउ 64 व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द डिमांड कर्व?
मिसलिनियस लेक्चर में बताया मैंने आपको, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, बात ही खत्म। 64 का बी। 65 व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू एवरेज रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व, 65 का बी। 66 व्हाट इज द डिमांड कर्व, सॉरी व्हाट इज नहीं, व्हाई इज द डिमांड कर्व अदरवाइज नोन एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व क्यों बोलते हैं, मैंने ये भी बताया था मिसलिनियस लेक्चर में। चलो आंसर दो। बिकॉज प्राइस पेड फॉर ईच यूनिट बाय द कंज्यूमर इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, या प्राइस पेड फॉर ईच यूनिट बाय द कंज्यूमर इज द टोटल रेवेन्यू, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू द सेलर, या ऑल ऑफ द अबव। मैंने बताया था आपको, हम डिमांड कर्व को हम एवरेज रेवेन्यू कर्व बोलते हैं और एवरेज रेवेन्यू कर्व को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज जो एक कंज्यूमर पे करता है, यानी जो प्राइस होता है जो कंज्यूमर पे करता है, वही सामने वाले के लिए क्या होता है, उसकी इनकम होता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइस पेड इज इक्वल फॉर ईच यूनिट बाय द कंज्यूमर इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट फॉर द सेलर, यानी ए इसका आंसर है। बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, लिख लेना, ठीक है। 66 का ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 67। द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट मेजर्स, डिमांड कर्व के अंदर जो पूरा एरिया आता है वो क्या बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस, बताइए। टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट मेजर्स, क्या मेजर करता है। अभी अगेन ये सिलेबस के बाहर क्वेश्चन है, बट इसको हम दिमाग लगा कर सकते हैं, ठीक है। सोचिए, बताइए सर कैसे बताएं, बहुत अजीब क्वेश्चन है। बेटा समझो, डिमांड क्यों करते हो सर, ताकि कंजम्पशन कर सके। कंजम्पशन क्यों करते हो, ताकि सर सेटिस्फेक्शन मिल सके। सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी। तो डिमांड कर्व का टोटल एरिया रिप्रेजेंट करता है हमको टोटल यूटिलिटी, क्योंकि टोटल एरिया पूछा ना, तो टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। 67 का बी, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सेंस लगा के, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो चीज को। 67 का बी। क्लियर है बात, बोलो क्लियर है। 68 if marginal utility of a product remains constant, if marginal utility of a product remains constant, the demand curve will be, बताइए डिमांड कर्व कैसा होगा। if marginal utility of a product remains constant, the demand curve will be convex, concave या straight line। देखो marginal utility constant है, तो डिमांड कर्व will also be constant। डिमांड कर्व भी कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी का कैसे डिमांड कर्व से रिलेशन बता रहा है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। रिलेशन समझना, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एरिया अंडर डिमांड कर्व इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो जो पॉइंट से पॉइंट, यानी एक कॉम्बिनेशन से लेकर दूसरे कॉम्बिनेशन का जो डिस्टेंस हुआ, उसको यहाँ पे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नहीं बता, अभी बता देता हूँ, बता रहा हूँ ना अभी, अब समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सिलेबस के बाहर का है, सिर्फ सेंस लगा सको, कॉमन सेंस लगा तो सको, इसलिए बता रहा हूँ। तो जो डिमांड करके दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं स्लोप, और स्लोप यहाँ पे होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, यानी स्लोप का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो कर्व का शेप भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये चीज हमने पढ़ी है बचपन से, कि अगर स्लोप का वैल्यू डिक्रीज होता है तो कर्व बनता है कॉन्वेक्स, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो तो कर्व बनता है कॉनकेव, स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट हो तो कर्व बनता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी विच इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज कांस्टेंट, तो उसका कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। पूरा चीज बता दिया, शिकायत नहीं करने का। 68 का सी। 69 इन अ डिमांड कर्व द हॉरिजॉन्टल एक्सेस विल बी, डिमांड कर्व में जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनता है ना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या आता है, प्राइस। सिंपल क्वेश्चन। 69 का बी। इन अ डिमांड कर्व द वर्टिकल एक्सेस क्वांटिटी, क्या क्या क्वेश्चन है। 70 का ये। 71 विच ऑफ दीज, अरे कैसे सर कैसे, अरे बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी आती है, वर्टिकल पे प्राइस आता है, ठीक है। समझते हो इतना या नहीं समझते। नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज नॉट डिपिक्टेड इन अ टिपिकल, बताओ इनमें से किस डिमांड कर में इनमें से क्या चीज नहीं दिखती है, प्राइस तो दिखता है, क्वांटिटी भी दिखता है, इनकम लेवल दिखता है क्या, नहीं। इनकम लेवल तो कोई शो ही नहीं होता है डिमांड कर में, देख लो दिखता है क्या यहाँ का इनकम लेवल, नहीं दिखता। तो इसका आंसर क्या होगा, इनकम लेवल, यानी सी। 71 का सी। 71 का क्या होगा, सी। 72 द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड बाय,
कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी? अगेन अगेन अगेन, आउट ऑफ द सिलेबस लग रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ। अभी हमने बोला डिमांड कर्व के नीचे का एरिया क्या बताता है? टोटल यूटिलिटी। डिमांड कर्व का स्लोप क्या बताता है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो जिस बच्चे के पास साइंस नहीं थी बेटा कोई बात नहीं, आप शांत रहो, शांत रहो, ठीक है। जिसके पास साइंस नहीं, जिसके पास साइंस थी वो शांत रहे, जिसके पास साइंस नहीं थी वो सुने। तो मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी कौन सी अप्रोच में आता है? ऑर्डिनल या कार्डिनल? कार्डिनल में। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्डिनल अप्रोच। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं नंबर में, नंबर कौन सा अप्रोच में आता है? कार्डिनल अप्रोच में आता है, इसलिए ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 72 का ए। 73 बोल रहा हूँ सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दिया है, धरने पे मत बैठ जाना तुम लोग। नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज लॉ ऑफ डिमांड? इनमें से क्या चीज लॉ ऑफ डिमांड को बता रहा है? ये चीज तो पढ़ा हुआ है, अब ये तो बता दो। सेटेरस पेरिबस, यानी कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस क्वांटिटी विल फॉल, यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड, है ना। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसका आंसर क्या है? ए, 73 का ए। नेक्स्ट, अरे क्या हो गया इसको? द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, बताओ लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, यानी बी इसका आंसर है, 74 का बी। देन 75, द लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप, बात ही खत्म, सी, 75 का सी। 76, द लॉ ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? बताइए। क्वांटिटेटिव, प्राइस एंड क्वांटिटी को बताता ना, इसलिए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। 76 का ए। अरे इसको क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? 77, द लॉ ऑफ डिमांड इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? चलो ये बताओ, पॉजिटिव स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, बताइए, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, समझ लो। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है जब हम किसी क्वांटिटी यानी फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, वो आता है पॉजिटिव में। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस इतने इतने प्राइस पे इतनी इतनी क्वांटिटी, तो वहाँ फैक्ट्स ही तो हैं, तो इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? जहाँ हम ऐसा देखते हैं व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, जहाँ हमारे कंसेप्शंस लगाते हैं, जहाँ हमारी परसेप्शंस लगाते हैं, तो वो होता है नॉर्मेटिव में। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि सीधे सीधे क्या कर रहा है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। दैट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, तो इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। बाहर का क्वेश्चन है सिलेबस के, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल मैंने बता दिया ध्यान रखने का। 78, द लॉ ऑफ डिमांड इज अ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू, लॉ ऑफ डिमांड किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, बात ही खत्म, ए। 78 का ए। 79, द टर्म सेटेरस पेरिबस इन द लॉ ऑफ डिमांड नोट्स, सेटेरस पेरिबस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये तो पढ़ा भी था, ए। नाउ 80, विच ऑफ दीज इज अ वेरिएबल फैक्टर इन द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड में बताओ इनमें से क्या चीज चेंज हो रही होती है? कंज्यूमर इनकम की, सॉरी कंज्यूमर की इनकम नहीं, वो तो कांस्टेंट होती है। इकोनॉमिक कंडीशंस, वो भी कांस्टेंट होता है। क्वालिटी, क्वालिटी तो कुछ होता ही नहीं है। प्राइस, प्राइस वेरी होता है ना, तो इसका आंसर क्या है? प्राइस, 80 का डी। द कंडीशन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इन द लॉ ऑफ डिमांड डिनोट्स, क्या डिनोट करता है वो? कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहेगा, हाँ। इनकम कांस्टेंट रहेगी, हाँ। टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा, हाँ। सभी कांस्टेंट रहते हैं, हाँ। तो ऑल ऑफ द अबव, 81 का डी। 82, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी? तो इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, 82 का बी। Now next, as per the law of demand, if the price of a commodity, what, क्या होगा इसमें से बताइए? Is the price of a commodity its demand? प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ तो डिमांड घटेगी? बिल्कुल घटेगी सर। या प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी? नहीं। प्राइस अगर डिक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ेगी? हाँ। तो इसमें ए और सी दोनों सही है, तो बोथ ए एंड सी, 83 का डी। Why does the law of demand operate? इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बताओ। इनकम इफेक्ट या ये हमने पढ़ा है, रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो बेटा इनकम इफेक्ट भी होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी होता है, दोनों ही होते हैं।
तो ए एंड बी बोथ, सी इसका आंसर है, 84 का सी। 85 the total effect of a price change of a commodity is substitution effect plus price effect, substitution effect plus income effect, या क्या substitution effect plus demonstration effect। तो बेटा इसमें टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ डिमांड किसकी वजह से लग रहा था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्सटीट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, बी। ठीक है 85 का बी। 86 when we say that the demand for a commodity depends upon the money income of the consumer, we are referring to इनकम से अगर आप डिमांड को बता तो इनकम इफेक्ट है, बात ही खत्म। चलो आगे बढ़ो। 86 अब बात करते हैं 87 डैश रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या कंज्यूमर इफेक्ट। एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे क्या पड़ा, इंपैक्ट आया है। ठीक है, तो बताओ इस तरह की चीज को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे, इनकम इफेक्ट बोलेंगे, लॉ, तो इसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनकम इफेक्ट। ये प्राइस कम हुआ तो हमारे पास पहले से ज्यादा पैसा बच गया उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, रैशनल टू दी वो रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, है ना, तो उसमें था ना ये रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें था कि इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट मैंने बताया था क्या होता है, अरे 100 रुपये थे, 100 रुपये में 1 kg खरीदा था सामान, अभी उसका प्राइस कम हो गया तो अभी वो चीज़ 50 में आ गई, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा बच गए, तो मुझे लगा मेरी इनकम बढ़ गई। तो दिस इज व्हाट इज इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है इनकम इफेक्ट, 87 का बी। किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया ना, किसी को ये इनकम इफेक्ट वाली चीज़ समझ में नहीं आई ना, पूछ लेना पर्सनली, परेशान मत होना बस। ठीक है, परेशान मत होना। नाउ 88 एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द कंज्यूमर इंक्रीज, कंज्यूमर का क्या बढ़ता है, अभी बताया मैंने, रियल इनकम बढ़ता है। कमोडिटी का प्राइस गिरा तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई। ठीक है, 88 का ए। सर कैसे रियल इनकम बढ़ी, देखो समझो, अभी समझा देता हूँ। मेरे पास थे 100 रुपये, मैं रोज घर जाता हूँ, रोज भाजी पाव लेके जाता हूँ घर पे, वो आती 100 रुपये की, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचता। एक दिन क्या हुआ, चमत्कार हो गया, वो भाजी पाव का प्राइस गिर गया, प्राइस गिर के कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। आज भी मेरे पास 100 रुपये ही है, पर आज वो एक भाजी पाव मेरे को कितने मिल गया, 50 में, तो आज मेरे पास कितना रुपये बच गया, 50 रुपये बच गया। तो मुझे लग रहा है मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं करूंगा इस 50 रुपये से एक्स्ट्रा और खरीद लूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से मेरी रियल इनकम बढ़ गई ना, बात ही खत्म। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। तो बेटा प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 88 का आंसर क्या है, ए। ओके, नाउ 89 if there is a decrease in the price of a product, if there is a decrease in the price of a product, the consumer real income, वापस सेम क्वेश्चन है, प्राइस कम हुआ तो रियल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। 89 का ए। When an increase in his real income induces a consumer to buy more of a commodity, अगर रियल इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, अभी हमने देखा, हाँ बिल्कुल ज्यादा खरीदेगा। Whose price has fallen, it is called income effect। ठीक है, जब कंज्यूमर को प्राइस गिरने की वजह से ऐसा लगे कि उसकी इनकम बढ़ गई है और उस बढ़ी हुई इनकम से वो और कमोडिटी खरीदता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना 890 का सी। अरे बैटरी, यप। सो 91 आज के सेशन में 100 ही करेंगे। ठीक है, एक बार में, एक बार के लेक्चर के लिए इतना है। ठीक है, फिर आगे के भी मिलेंगे, वो दूसरे लेक्चर मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, वो दूसरे लेक्चर में मिल जाएंगे तुमको। अभी एक साथ सारे के सारे एक ही में लेक्चर में हो जाए तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में 100 करते हैं रिकॉर्ड, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर ही बहुत बड़ा है ना, इसमें टॉपिक्स इतने सारे तुम्हारे, इसलिए मैंने 300 कुछ अराउंड क्वेश्चन दे दिए ताकि ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन तो अभी और भी मेरे पास बहुत सारे हैं, अभी इतने सारे तो क्वेश्चन दे नहीं सकता तुमको। तो क्या है ना, देखो थियरी ऑफ डिमांड आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया, थियरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, देन परफेक्ट वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 6 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाया। तो कंटेंट भी ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगी ना,
इसलिए इतने सारे क्वेश्चन दिए। तो करते हैं, 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक करा, कल एक और कर लेंगे, परसों एक और कर लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो आगे में देखते हैं 91। और मैंने सारे आंसर बता दिए हैं, लिख लेना तो आंसर शीट वही हो जाएगी। डोंट इंड्यूस मी कि सर आंसर शीट दो, आंसर शीट यही तो है बेटा। फिर भी अगर आंसर शीट चाहिए होगा प्रोवाइड कर देंगे, क्या कर सकते हैं, अभी तुम लोग ही, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखाओ, है ना। देखो आगे 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द इनकम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकम इफेक्ट को दर्शाता है। अभी इनकम इफेक्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने बता दिया, प्रैक्टिस करा दिया है, समझा भी दिया है क्या होता है इनकम इफेक्ट। कि प्राइस कम होने की वजह से जब हमको लगता है हमारी रियल इनकम बढ़ गई और बढ़ी हुई रियल इनकम से हम ज्यादा कमोडिटी परचेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर तुम खुद दे सकते हो। चलो, इट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द इनकम कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो कुछ है ही नहीं, हटाओ। सी, इट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एज रिजल्ट इन द चेंज इन रियल इनकम। हाँ, रियल इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है तो उसको हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं, तो इसका आंसर है सी। सिर्फ अभी सर आप बोलोगे सर ए में भी तो इनकम बढ़ी थी, बेटा वहां पे इनकम बोल रहा है, यहाँ पे मैंने कहा प्राइस कम होने की वजह से कौन बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ती है, इनकम नहीं बढ़ती, क्या बढ़ती है, रियल इनकम, तो इसका आंसर रियल इनकम वाला होगा। ठीक है ना, ऐसा धोखा मत खा जाना, समझे ना, समझ गया ना। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट में क्या, रियल इनकम इंक्रीज होती है, याद रहेगा। इसलिए मैं ये लेक्चर लेकर आया हूं, पता है, आंसर शीट तो प्रोवाइड कर देता, आंसर शीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, तुमको ये सब चीज़ों को समझ में नहीं आता, समझ रहे हो। अभी टॉपिक साथ साथ और कवर होते चल रहे हैं कुछ ना कुछ, भले वो सिलेबस का पार्ट नहीं हो तो क्या होगा, हो तो रहे कवर, तो वापस से एक तरीके से रिवीजन टाइप भी हो रहा है, तो इसलिए एक ये लेक्चर इशू करा जा रहा है ताकि तुम्हारे प्रैक्टिस भी हो जाए और ना साथ साथ जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट है वो भी अपन साथ साथ रिवाइज कर लेंगे। तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर फॉल्स, सॉरी कंज्यूमर नहीं, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, द कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी of the commodity with lesser money या can buy more of the same commodity with the same money। दोनों चीज हो सकती है यार, अगर प्राइस गिरा है तो हम चाहे तो सेम क्वांटिटी को कम पैसे में खरीद सकते हैं या ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं विद सेम मनी, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, समझ रहे हो ना। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, 92 का सी। नाउ 93, when the price of a Reynolds pen falls, ceteris paribus यानी other things remaining constant, buyer substitute Reynolds pen for other pen that are now relatively more expensive, this is called, अरे एक पेन छोड़ के आप दूसरे पेन पे चले गए यानी सब्स्टिट्यूट कर ले तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बात ही खत्म। आगे बढ़ो 93 का बी। 94, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ व्हाट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब होता है, जब रिलेटेड गुड्स चेंज होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब होता है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स तो दिया नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स किस कैटेगरी में आता है, रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में आता है, तो रिलेटेड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज का आंसर क्या हो गया, सी, 94 का सी। 95, डैश रेफर्स टू द कंज्यूमर्स रिएक्शन टू अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स कीपिंग द यूटिलिटी कांस्टेंट। अरे दो प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहा है तो एक को छोड़ के वो दूसरे पे जा रहा है, दोनों से उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ऐसा कब करोगे, जब वो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, 95 का सी। तो यहाँ वही है, एक टॉपिक पे लेके 2-3 अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं ताकि तुमको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग कर पाओ। और समझो प्राइस चेंज होने की वजह से दो इफेक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, ध्यान रखना, ये चीज हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली है। तो प्राइस इफेक्ट के अंडर में दोनों आते हैं, याद है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इक्वल्स टू प्राइस इफेक्ट, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, याद रखना, ठीक है। $96, when the price of a product increases, consumer tend to switch to purchasing the substitute of the product. This describe why the demand curve for the good क्या होगा। अभी क्या हुआ,
एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो आपने क्या कर लिया, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लिया दूसरे पे, तो बताओ इससे डिमांड कर में क्या असर मिलेगा, क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बताओ क्या होता है, डिमांड कर में मूवमेंट आता है, शिफ्ट आता है, शिफ्ट आता है। याद करो वो टॉपिक, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस याद है, एंड चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो अगर रिलेटिव गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा तो क्या हुआ, शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए बताइए शिफ्ट भी कौन सा होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट यानी फॉरवर्ड, डाउनवर्ड शिफ्ट यानी बैकवर्ड शिफ्ट। बताओ क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हुआ है बच्चों, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंज्यूमर ने क्या कर लिया, दूसरे की डिमांड को बढ़ा दिया, दोनों बढ़ रहे हैं, एक का प्राइस बढ़ा दूसरे की डिमांड बढ़ी। बताओ दिस इज व्हाट, ये कहाँ होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। किसके केस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है, बताओ बताइए। तो जिस भी प्रोडक्ट की हम बात करें उसका प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस तो बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया। तो डिमांड जो बढ़ेगी किसकी बढ़ेगी, डिमांड जो बढ़ेगी किसकी बढ़ेगी, सामने वाले की बढ़ेगी ना, समझ रहे हो, डिमांड जो बढ़ेगी किसकी बढ़ेगी, सामने वाले की गुड्स की बढ़ेगी। हमारी डिमांड तो क्या हो जाएगी, कम, तो हमारी डिमांड कर में क्या देखने को मिलेगा हमको, बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन तो जब प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी चेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करने लगा, दूसरी पे चला गया, तो हमारी डिमांड में क्या देखने को मिलेगा हमको, बैकवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शिफ्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड द लेफ्ट, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट। 96 का ए बाप रे, अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया तो वो लिखा, ये ऐसे समझ में नहीं आया तो ये लिखवाया था मैंने आपको, रीजंस है ना, फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट, वहां मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, नाउ 97 गलत हो गया अब तो, 100 करते हैं आज के सेशन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें से कौन सा चीज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दर्शा रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब एक का प्राइस चेंज हुआ दूसरे की डिमांड पे, दूसरे की डिमांड चेंज हो गई, एक का प्राइस चेंज हुआ तो हम दूसरे पे चलेगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देख लो फटाफट से ऑप्शन में क्या है, when the price of a consumer rises consumer stop consuming, नहीं, when the price of a product rises consumer tend to substitute it, हाँ बी। ठीक है, 97 का बी। 98 in normal circumstances if the government increases the tax, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को बढ़ा रही है ऑन एनी प्रोडक्ट, तो बताओ उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, टैक्स बढ़ गया किसी पे तो महंगी हो गई, अब महंगी होगी तो बताओ उसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज या रिमेन अनचेंज, या टैक्स हैज नथिंग टू डू विद द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या लगता है तुम लोग को इसका आंसर क्या होगा, सोचो बताइए क्या होगा। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जिसको लगता है कि डिमांड कम हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी पे टैक्स बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो भी शॉर्ट रन में, ऐसा किसको लगता है, जिसको भी लगता है ना गलत लगता है। यहाँ बोला उसने क्या, इन दी शॉर्ट रन, तो बेटा शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में डिमांड, मैंने अगेन बता रहा हूँ शॉर्ट रन में डिमांड इतना जल्दी चेंज नहीं होती है। पहली बात तो टैक्स कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, टैक्स कोई फैक्टर ही नहीं है विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, समझ रहे हो। गवर्नमेंट पॉलिसी लेते हैं तो टैक्स हम सप्लाई के उससे देखते हैं, समझ रहे हो ना, तो टैक्स कोई फैक्टर नहीं विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे बेटा अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा भी दिया, समझो मुझे कंप्यूटर, मुझे फोन खरीदना है, अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ा भी दी तो भी मैं फोन तो खरीदूंगा ना यार, मुझे सब्जी वगैरह खरीदनी है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो क्या कंजम्पशन करना बंद कर दूंगा क्या, नहीं ना। तो टैक्स को हम नजरअंदाज कर देते हैं वाइल जब हम किसकी बात करते हैं, डिमांड की, तो यहाँ पे डिमांड विल नॉट चेंज, यानी इसका आंसर होगा इट विल रिमेन अनचेंज, यानी सी। ठीक है, पूरा लॉजिक के साथ समझा दिया। नाउ 99 the segregation between income and substitution effect is adequately explained by what, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के जो आप हम
उनका सेग्रीगेशन किया है। तो किससे समझोगे? तो देखो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ऑप्शन आपको ऐसे देखने को मिल रहा है कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो वहाँ आंसर क्या होगा? कार्डिनल अप्रोच। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कार्डिनल अप्रोच से ही निकला है, ठीक है। ऐसा 99 का ए, कार्डिनल अप्रोच। 100। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको दूसरा लेक्चर मिल जाएगा आगे क्वेश्चन के लिए। बैटरी पूरा डाउन हो गया मेरा। 100, when the price of a product falls, when the price of a product falls, its demand increases, उसका डिमांड बढ़ा, क्यों? बताइए क्यों? बिकॉज सर न्यू कंज्यूमर्स स्टार्ट बाइंग द प्रोडक्ट, या एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स बाइंग मोर ऑफ द क्वांटिटी? बताइए क्या? तो बच्चों न्यू कंज्यूमर्स भी आके जुड़ सकते हैं और एग्जिस्टिंग कंज्यूमर भी क्या कर सकता है? ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। तो दोनों ही रीजन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, सी इज द आंसर, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज के सेशन में हमने कुछ 100 कुछ क्वेश्चंस कर लिए आउट ऑफ 315 क्वेश्चंस आई बिलीव। टोटल कितना क्वेश्चंस है? 45 पेजेस है ना टोटल। लास्ट पेज पे क्यों नहीं पहुंच रहा है? हाँ, टोटल कुछ हमारे पास, हाँ 315 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आज के हमने, आज के सेशन में हमने कुछ 100 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 100 कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन में फिर 105, नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम 108 करेंगे, फिर लास्ट सेशन में 107 करेंगे, तो 315 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। इनको करिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो पूछिए मुझसे, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो पूछिए, ठीक है। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन, ओके। और अभी रिमेनिंग चैप्टर्स का भी आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, तो उसका भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ो अच्छे से, थैंक यू।